नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से भारतीय पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान की, जिसमें हमने चर्चा की थी पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, जिसमें हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी रियो डी जेनेरो सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन के बारे में, जो 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरिया में हुआ, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। उस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, वानिकी, एजेंडा 21 जैसे कुछ प्रस्तावों पर चर्चा की थी। चलो हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की। जलवायु परिवर्तन यानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौसम में एक लंबे समय में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग हिस्सों में मौसम के अनुसार क्या होता है, लंबे समय से परिवर्तन होता है, उसे ही जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन है वो कुदरती तौर पर होता है और 30 से 40 सालों यानी लंबे समय के अंतराल में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वानिकी। वानिकी के द्वारा लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य लोगों को प्रोत्साहन किया जाता है कि आप अधिक से अधिक क्या करें? पेड़ पौधे लगाएं। वानिकी के प्रकार यानी सामाजिक वानिकी, समाज के सभी लोग क्या लगाएंगे? पेड़ पौधे लगाएंगे। कृषि वानिकी, कृषि वानिकी का तात्पर्य है कि कृषि के साथ साथ यानी खेती के साथ साथ क्या लगाने चाहिए? पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सामुदायिक वानिकी, सरकार एक समुदाय से कहती है कि आप क्या करो, सरकारी जमीन यानी जो गोचर भूमि है उस पर क्या लगाओ? पेड़ पौधे लगाओ, और पेड़ पौधे भी निःशुल्क सरकार ही उपलब्ध करवाती है। बात करते हैं जैव विविधता। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता से तात्पर्य, जैव विविधता समझने से पहले हम समझते हैं विविधता के बारे में। विविधता का तात्पर्य है भिन्नता या अंतर होना या अलग अलग होना। जैसे जैव विविधता के प्रकार है भोजन के आधार पर जैव विविधता, जीवों की शारीरिक संरचना के आधार पर जैव विविधता, भाषा के आधार पर जैव विविधता, भोजन के आधार पर जैव विविधता। जैसे बात करते हैं भोजन के आधार पर जैव विविधता के प्रकार, यानी जीव जंतु है उनका भोजन अलग है, मनुष्य का भोजन है अलग है, पक्षियों का भोजन है वो क्या है? अलग है, पेड़ पौधों का भोजन है वो क्या है? अलग है। यानी भोजन के आधार पर वो क्या है? अलग अलग भागों में बंटे हुए, वही क्या है? जैव विविधता। उसके बाद जीवों की शारीरिक संरचना के आधार पर जैव विविधता, जीवों की शारीरिक संरचना के आधार पर जैव विविधता की बात करते हैं। यानी गाय है उसकी शारीरिक संरचना क्या है? अलग है, बनावट अलग है। उसी प्रकार मनुष्य की शारीरिक बनावट क्या है? अलग है। जैसे पक्षी है, पक्षी की शारीरिक बनावट क्या है? अलग है। यानी जितने भी प्रकार के सजीव है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनकी क्या है? शारीरिक बनावट अलग है। यानी जीवों की शारीरिक संरचना के आधार पर उनको बांटा गया है। वो क्या है? जीवों की शारीरिक संरचना के आधार पर जैव विविधता। भाषा के आधार पर जैव विविधता, यानी भाषा के आधार पर किस प्रकार अलग अलग जीवों को बांटा गया है उसके बारे में जानते हैं। यानी मनुष्य क्या करता है? अलग भाषा बोलता है। जानवर है वो अलग भाषा बोलते हैं, उनकी भाषा मनुष्य नहीं समझ पाता है, मनुष्य की भाषा जानवरों को समझ नहीं आती है। उसी प्रकार पक्षियों की भाषा क्या होती है? अलग होती है। यानी भाषा के आधार पर जैव विविधता के प्रकार है। चलो हम बात करते हैं आगे। जैव विविधता किन शब्दों से मिलकर बना है? जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है, जैव और विविधता। जैव का अर्थ होता है जीव, जैव का अर्थ होता है जीव, और विविधता का अर्थ होता है अंतर या भिन्नता। अर्थात जीवों में क्या है? अंतर है। जीवों में अंतर हमने पढ़ा है। भाषा के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर। अब बात करते हैं एक स्थान पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जीवों की प्रजाति को ही क्या बोलते हैं? जैव विविधता। यानी एक स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के या अलग अलग प्रकार के जीवों की प्रजाति को ही क्या बोलते हैं? जैव विविधता। जैसे कोई एक स्थान है, उस पर गाय, पेड़ पौधे, मनुष्य, पक्षी, अलग अलग प्रकार के जीव निवास करते हैं, वही क्या कहलाती है? जैव विविधता। जैव विविधता प्रकृति को क्या करती है? संतुलित रखने का कार्य करती है, यानी संतुलित रखती है। जैसे कीड़े मकोड़े, मेंढक, सांप, गिद्ध, ये किसी एक ही समुदाय या एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े, उनको कौन खाएगा? मेंढक खाएगा। मेंढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। और सांप को कौन खाएगा? गिद्ध। इस प्रकार जैव विविधता प्रकृति को संतुलित बनाए रखने का क्या करती है? कार्य करती है। हमने बात की थी वानिकी, जैव विविधता। अब बात करते हैं, यानी ये सब एजेंडे
एजेंडा 21 ये सब रियो डी जेनेरिया सम्मेलन में प्रस्ताव इन पर चर्चा की गई थी, इनका विस्तार से हम अध्ययन कर रहे हैं। एजेंडा 21 क्या है? रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता तथा वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए, यानी कुछ नियम बनाए गए थे कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार है, जैव विविधता किस प्रकार है, वानिकी, इनके बारे में कुछ नियम बनाए निर्धारित किए गए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके सुझाए गए तथा सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक विकास का ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे पर्यावरण को क्या न पहुंचे, क्षति न पहुंचे, यानी जलवायु परिवर्तन का भी ध्यान रखना चाहिए, जैव विविधता का भी ध्यान रखना चाहिए, वानिकी का भी ध्यान रखना चाहिए। इनके लिए कुछ नियम बनाए गए जिसे एजेंडा 21 के रूप में जानते हैं। एजेंडा 21 की कुछ मुख्य बातें हैं। पर्यावरण और विकास के बीच संबंध के मुद्दों को समझाया जाए, यानी पर्यावरण और विकास के बीच जो संबंध के मुद्दे हैं उनको क्या किया जाए, समझाया जाए। ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग किया जाए, यानी ऊर्जा का उपयोग है वो सही तरीके से किया जाए। किसानों को पर्यावरण से संबंधित सभी जानकारी दी जाए, यानी पर्यावरण से संबंधित जितनी भी जानकारी है उनका सभी जानकारी है वो क्या की जाए, किसानों को प्रदान की जाए। प्रदूषण फैलाने वाले जो भी प्रदूषण फैलाता है उन पर क्या लगाना चाहिए, भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इससे संबंधित राष्ट्रीय योजनाएं बनानी चाहिए, यानी प्रदूषण को रोकने से संबंधित राष्ट्रीय योजनाएं बनानी चाहिए। एजेंडा 21 की आलोचना। कुछ आलोचकों का कहना है कि एजेंडा 21 का झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक विकास की या आर्थिक वृद्धि की ओर है। यानी कुछ आलोचकों का कहना है कि एजेंडा 21 का झुकाव वो पर्यावरण संरक्षण की ओर न होकर किसकी ओर है, आर्थिक वृद्धि की ओर है। पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण, यानी पर्यावरण प्रदूषण किन किन कारणों से होता है उन कारणों की चर्चा करते हैं। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, जनसंख्या की लगातार वृद्धि, यानी जंगलों की अंधाधुंध कटाई से क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जनसंख्या की लगातार वृद्धि हो रही है जिससे भी क्या है, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता में कमी, यानी पर्यावरण के प्रति चेतना न होना, यानी जागरूकता न होना, उसके कारण भी क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जितने भी संसाधन है उनका अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। औद्योगिकरण, यानी उद्योगों की तेजी से वृद्धि हो रही है, उद्योगों की स्थापना हो रही है जिसके कारण भी क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। परिवहन के अत्यधिक दोहन, साधनों का दोहन, यानी परिवहन के साधन है उनका अत्यधिक दोहन करे, यानी कुछ दूरी पर जाने के लिए भी हम यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं। उन साधनों के कारण भी क्या हो रहा है, उन साधनों से निकलने वाले धुएं के कारण भी क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। यानी साधनों से CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न होती है जिसके कारण क्या होता है, पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। जैसे ताजमहल जैसी इमारत में CFC गैस या ये यातायात के साधनों से निकलने वाले धुएं के कारण, यानी संगमरमर में भी क्या है, काले रंग की परत जमने लग गई है। औद्योगिकरण का तेजी से विकास, यानी उद्योगों की स्थापना होगी तो उद्योगों से निकलने वाले धुएं के कारण भी क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा। चलो साथियों, आगे बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण के उपाय, यानी पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। जिसमें हम बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण, यानी लगातार वृद्धि हो रही जनसंख्या को नियंत्रण करके जन जागरूकता कार्यक्रम, यानी सामुदायिक स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाकर भी पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का सीमित प्रयोग करके, यानी प्रकृति में उपलब्ध संसाधन है उनका कम से कम उपयोग करके पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। कारखानों की चिमनियों में फिल्टरों का उपयोग करके, जिससे क्या है, धुआं उत्पादन कम होगा और पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। घर की खाली जमीन पर पौधे लगाकर, यानी घर में पड़ी खाली जमीन है वहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे लगाकर भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया जा सकता है। रासायनिक खाद की जगह ऑर्गेनिक खाद, गोबर खाद या जैविक खाद का उपयोग करके भी पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। यानी परिवहन के साधनों का कम से कम उपयोग करके भी पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। यानी परिवहन के साधन है उनका कम से कम, यानी अधिक आवश्यकता होने पर ही परिवहन के साधनों का उपयोग करना चाहिए जिससे क्या उसके पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दिया जा सके। पर्यावरण को लेकर विकसित देश व विकासशील देशों की कुछ राय है, यानी विकसित देशों की क्या राय है उसके बारे में जानते हैं।
विकसित देश कौन से हैं? जैसे अमेरिका, जापान का कहना है कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी क्या हो, बराबर हो। यानी पर्यावरण संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी क्या होगी, बराबर, जिसमें खर्चा भी क्या आएगा, अधिक। जबकि पर्यावरण को प्रदूषित करने में इन्हीं देशों का सबसे ज्यादा क्या है, योगदान है। यानी सर्वाधिक फैक्ट्रियों की स्थापना, औद्योगिकरण काम अमेरिका और जापान में हुआ। यानी पर्यावरण प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान इन्हीं विकसित देशों का है। अब विकासशील देश क्या कहती है पर्यावरण को लेकर, विकासशील देशों की राय। विकासशील देश यानी जैसे हम बात करते हैं भारत की, का कहना है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में विकसित देशों का योगदान क्या है, अधिक है। इसीलिए उन्हें पर्यावरण नुकसान की भरपाई भी क्या करनी चाहिए, अधिक करनी चाहिए। यानी विकसित देशों का कहना है कि पर्यावरण के नुकसान में सर्वाधिक योगदान विकासशील देश कहते हैं कि विकसित देशों का है। इसीलिए भरपाई भी सर्वाधिक किसको करनी चाहिए, विकसित देशों को ही करनी चाहिए। बात करते हैं साझी संपदा। हमने पहले भी चर्चा की है, साझी संपदा यानी किसी एक मनुष्य या समुदाय का अधिकार न होकर संपूर्ण समुदाय का क्या होता है, उस पर अधिकार होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, साझी संपदा। वह संसाधन जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का क्या होता है, अधिकार होता है। यानी किसी एक समुदाय का नहीं, संपूर्ण समुदाय का क्या होता है, अधिकार होता है। उस संसाधन को क्या कहा जाता है, साझी संपदा कहते हैं। जैसे साझी संपदाएं कौन कौन सी है, उनमें देखो, नदी किसी एक व्यक्ति विशेष की या एक समुदाय विशेष की नहीं हो सकती, उस पर क्या है, संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है। चारागाह पर किसी एक व्यक्ति विशेष या एक समुदाय विशेष का अधिकार नहीं होता, उस पर संपूर्ण प्रजाति का अधिकार होता है। मैदान यानी मैदान है वो किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। आदि क्या है, साझी संपदाएं है। अब बात करते हैं साझी विरासत। विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार, यानी किसी एक देश का संपूर्ण अधिकार नहीं होता है, उस क्षेत्र अधिकार से क्या होती है, बाहर होती है। इसीलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। यानी उनका रख रखाव है वो साझे तौर पर, यानी सभी के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है, जिसे वैश्विक संपदा या साझी विरासत कहा जाता है। यानी साझी विरासत वह क्षेत्र है जिस पर किसी एक देश का अपना अधिकार नहीं होता है, यानी वो किसी देश के क्षेत्र अधिकार से क्या होता है, बाहर होता है। उस पर संपूर्ण यानी जितने भी विश्व के देश हैं उनका बराबर अधिकार होता है, वही क्या कहलाती है, साझी विरासत कहलाती है। उनका रख रखाव है, उसमें सभी का क्या होता है, योगदान होता है। योगदान के अनुसार उस पर उस देश का अधिकार होता है। विश्व की साझी विरासत की सुरक्षा की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते हैं, उन समझौतों के बारे में जानते हैं। अंटार्कटिका संधि, अंटार्कटिका संधि सन 1959 में हुई। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सन 1987 में हुआ। उसके बाद अंटार्कटिका पर्यावरणीय प्रोटोकॉल ये सन 1991 में हुआ। चलो साथियों, आज के लिए इतना ही। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।